स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में और एग्री बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले तो हमारे को ये जानना जरूरी है कि फंजाई हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर फंजाई है या नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है वही चीज़ पढ़ी जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो फंजाई एक प्रकार से पैथोजन के अंतर्गत आता है और प्लांट पैथोलॉजी में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की, और उसमें हमने सामान्य टर्मोलॉजी जो यूज होती है उनका सारा हमने अपन बात कर लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर बायोटिक एबायोटिक जो पैथोजन होते हैं। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी हम बात करें तो एक प्रकार से रोग होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो होता है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैथोजन के माध्यम से जो प्लांट्स के अंदर डिजीज होती है, जो पैथोजन जो होते हैं, जैसे मैं कवक के बारे में डिस्कस करूंगा, बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करूंगा, वायरस के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, शैवाल एल्गी के बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बीच में जो भी चीज़ें आएगी, जैसे माइकोराइजा कंडीशन कैसी होती है, लाइकेन कंडीशन क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कवक के बारे में। कवक में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में, चाहे वो थ्योरी हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसका जो डायग्राम है कवक फंजाई का जो डायग्राम है, संरचना है, उन संरचना से मुख्य रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके, एग्जाम्पल, और इसका हम बात करेंगे पोषण स्तर के बारे में, और पोषण स्तर किस प्रकार का होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, कम शब्दों का यूज करके सारी चीज यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आई होप कि आप एग्जाम में एक अच्छा कर पाओगे। एग्री बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है और बोटनी एक ऐसी सब्जेक्ट है, यदि आपको प्रैक्टिकल रूप से पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं, आज अपन बात करेंगे। और आज जो हम बात करेंगे उसके बारे में एग्री बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कवक की संरचना के बारे में। किसके बारे में, कवक की संरचना के बारे में। तो देखो, एक सामान्य संरचना में आपने देखा होगा कि सांप की छतरी दिख रही है, सर आप तो कवक के बारे में डिस्कस करोगे। यानी कि मोल्ड्स, एक प्रकार से अपन मोल्ड्स जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होता है, एक प्रकार से कवक होता है जो अपने जो परिरक्षित पदार्थ है उनमें जो नुकसान पहुंचाता है, बैक्टीरिया होता है, ये एक प्रकार का कवक ही है। एक प्रकार का क्या है, ये कवक है और प्लांट्स के ऊपर उग रहा है और ग्रोथ कर रहा है, मर्त जीवी के रूप में भी और ये सहजीवी के रूप में भी रहता है। तो अलग अलग तरीके से ये रहने की, इसकी आवास की अलग अलग आदतें होती है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन कवक के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना पहला है कि कवक क्या है। पहली बात तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कवक है क्या चीज है, और इस कवक के बारे में अपन डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कवक कहते किसे हैं। आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आप कवक को किस तरीके से डिफाइन करोगे। बाय द वे, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किसी भी परिभाषा को रटने की कोशिश करते हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल रट लेते हैं ताकि हमारा एग्जाम में अच्छे से हम कवर कर पाए, जबकि हमें कोई चीज रटनी नहीं है, उसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा और अपनी लैंग्वेज में उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यदि अपन राइट कर रहे हैं तो खुद की लैंग्वेज बना के उसको अपन को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, चाहे थ्योरी एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप किसी चीज को प्रैक्टिकल व्यूज देकर पढ़ते हो, उसको प्रैक्टिकल तरीके से इमेज बनाकर पढ़ते हो, तो वो चीज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे बात करें चाहे अपन बात करें थ्योरी के लिए, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव रहती है। माइंड भी एक तरीके से कंप्यूटर की जैसे मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसी तरीके से कार्य करता है। आप जैसा इसको इनपुट देते हो आपको वैसा ही ये आउटपुट देता है। आप जिस प्रकार की इमेज अपने माइंड के अंदर डालते हो, जिस प्रकार की थिंकिंग अपने माइंड के अंदर डालते हो, ये एक प्रकार कंप्यूटर के सीपीयू की जैसे ही काम करता है। आपको पता होना वैसा ही आपका बार बार इनपुट आएगा। तो निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिकल रूप से अपन को यहां पे डाटा सेव करने हैं दिमाग के अंदर, एक अच्छी इमेज बनाकर उन डाटा को अपने माइंड के अंदर सेव करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
सबसे पहली चीज तो यूकैरियोटिक्स क्या होता है, यूकैरियोटिक्स के बारे में डिस्कस करें। कवक यूकैरियोटिक्स क्लोरोफिल रहित। देखो अब आप बात करें कि सर अभी आपने बताया था प्लांट्स के रूप में ये ग्रो करता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। मुख्य रूप से बात करें तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसमें बीजाणुधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय साकित तंतु में सूक्ष्म जीव हैं, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज या दोनों की बनी होती है। निश्चित रूप से मैं बात करूं तो कोशिका भित्ति के बारे में डिस्कस करें तो क्लोरोफिल के बारे में देखो, सबसे पहले तो इस चीज के बारे में, सर ये क्लोरोफिल क्या होता है। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट की क्लोरोफिल के बारे एक एक शब्द को समझाने की कोशिश करूंगा। जब पूरी शब्दों में आपको हर चीज समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आपका तैयारी भी अच्छी रहेगी। यूकैरियोटिक सेल्स, आपने देखो पहले यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है सर, यूकैरियोटिक सेल्स होता है दो कोशिका के प्रकार। आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, जबकि फंजाई यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आता है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जब आप बायोलॉजी के अंदर कोशिका पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी कि प्रोकैरियोटिक, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक में सुस्पष्ट केंद्र दिखाई देता है और एक में अस्पष्ट केंद्र दिखाई देता है। यूकैरियोटिक सेल्स में सुस्पष्ट केंद्र दिखाई देगा और प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट प्रकार का केंद्र दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक्स में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में श्वसन संबंधी कोशिकांग होता है, मीजोसोम होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो क्लोरोफिल यह होता है कि कोई भी हरा रंग प्रदान करने के लिए प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर डेवलप करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, वो पिगमेंट कहलाता है क्या, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और इसके कारण अपन बात करें तो क्लोरोफिल को जलाने के बाद में इसमें एक धातु बची होती है, उसे मैग्नीशियम धातु कहते हैं। और यह क्लोरोफिल रहित होता है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके का होता है। अगर क्लोरोफिल होता तो व्हाइट, इसमें हरा कलर रंग होता, लेकिन ये रंगहीन है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय बीजाणुधारी, इसमें बीजाणु बनेंगे, बीजाणुधारी इसमें बीजाणु बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इनको बीजाणुधारी। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है, एक सिंगल सेल से मिलकर भी बना हो सकता है या मल्टीपल सेल से मिलकर भी बना हो सकता है। फंजाई साकित तंतु में ने, यानी कि साकित होता है और छोटे छोटे फिलामेंट इसमें पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव है, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज या दोनों की बनी होती है। मुख्य रूप से सेल वॉल के बारे में बात करो, जब अभी डिस्कस करूंगा मैं इसके डायग्राम के बारे में, जब डायग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसे कवक कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक और मशरूम और कवक, हम देखें तो ये मशरूम आप कहते हो ना सांप की छतरी। एडवांस पिक्चर के बारे में बात करें तो मशरूम, कई कवक की प्रजातियां मशरूम के रूप में होती है। कवक ही अपन बात करें जो अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे मैंने बोला तो एक प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, मशरूम बोलते हैं इसको एक प्रकार से मशरूम नाम दिया गया है। तो जो मशरूम होता है या कवक जो होता है, कवकों या मशरूम का अध्ययन जिसको करते हैं उसे फाइकोलॉजी माइकोलॉजी कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, पीए माइकेली को माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, पीए माइकेली। किसको कहते हैं, पीए माइकेली। पीए माइकेली को बोलते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें सामान्य लक्षण के बारे में बात करें तो सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस करें तो आवास के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आवास के बारे में। सभी कवकों में पर्णहरित, ध्यान रखना,
सभी कवकों में पर्णहरित, ध्यान रखना, का पूर्णतः अभाव होता है, यानी कि पर्णहरित नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता। अतः इसे मर्तजीवी सहजीवी, सामान्य लक्षण देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जनरल लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सामान्य कि कवक कैसी अवस्था में रहता है, कवक के क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहला लक्षण है आवास। आवास का मतलब जैसे हमारा आवास होता है कि एक घर में रहते हैं, हम एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, इसी तरीके से कवक कहां कहां विद्यमान है, कहां कहां रह सकता है, कैसी कंडीशन में वो सरवाइव कर सकता है, उन्हें कहते हैं आवास। और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कवकों में पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है, लेकिन ये स्पेरोफाइट्स, सिम्बायोसिस और पैरासाइट्स के रूप में पाया जाता है। तीन टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मर्तजीवी के रूप में, मर्तजीवी के रूप में रह सकता है एक। दूसरी कंडीशन ये स्पेरोफाइट्स बोलते हैं, मर्तोपजीवी यानी कि मर्तजीवी, स्पेरोफाइट्स। एक सहजीवी संबंध के रूप में रह सकता है, सिम्बायोसिस, सहजीवन के रूप में भी रह सकता है, सहजीवी के रूप में भी रह सकता है। उसके बाद में पैरासाइट्स के रूप में, परजीवी के रूप में भी रह सकता है, परजीवी के रूप में भी। तो कौन सी चीज आपको समझना ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी ये चीज समझना जरूरी है पर प्यारे बच्चों कि जो चीज रेस्पॉन्सिबल है कि ये रेस्पॉन्स कैसे करता है, ये आवाज किस तरीके से इसका आवाज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कि सर हमारे को तो यह भी नहीं पता कि मर्तजीवी क्या होता है, हमारे को तो यह भी नहीं पता कि सहजीवी क्या होता है, और हमारे को तो यह भी नहीं पता कि परजीवी क्या होता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये सहजीवी के रूप में रहता है, ये मर्तजीवी के रूप में रहता है, ये अपन बात करें तो परजीवी। अब सर परजीवी, परजीवी मैंने टर्मिनोलॉजी शब्दावली में अच्छे से बताया था, मर्तजीवी कौन से होते हैं और सहजीवी कैसे संबंध दर्शाते हैं, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा। कॉन्सेप्ट इज पावर। आप इस 12th क्लास को, एग्री बायोलॉजी को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपके जेट या आईसीआर के एग्जाम में जो एग्री बायोलॉजी आती है, निश्चित रूप से 4-5 क्वेश्चन आपके शानदार तरीके से हो जाएंगे, नहीं तो गलत होंगे। ये जो मर्तजीवी का मतलब, ये इसका अपन इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो मर्तजीवी को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से कोई मरा हुआ, मतलब कोई भी अकार्बनिक, कोई भी मरा हुआ पदार्थ है, मरी हुई चीज है, डिकम्पोज्ड चीज है, उस पर वो आराम से ग्रो कर जाता है, उस पर आराम से क्या कर जाता है, ये आराम से ग्रो कर जाता है। क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। तो अभी आगे अपन डिफाइन करेंगे मर्तजीवी कंडीशन में। सहजीवी, जैसे एक ए और बी हैं, ए और बी है, सहजीवी क्या है? एक तो हो गया कवक और बी हो गया शैवाल। ए तो हो गया कवक और बी हो गया शैवाल। शैवाल कवक से बोल रहा है, कवक सुन रहा है क्या मेरी बात? बोला अपनी दोस्ती कर लें, अपन दोनों दोस्ती कर लें और एक दूसरे मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के लिए जीवेंगे मरेंगे। वो कस्में खाते हैं ना, आपने पता है, मैंने बहुत सारी कस्में सुनी हैं कि तू मेरे लिए जी ले, मैं तेरे लिए जी लूंगा, हम एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे, चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे आपके लिए जब जरूरत पड़ी तो, लेकिन जब जरूरत काम आए तो चाय भी नहीं बनाए हमारे लिए हैं। तो ये शैवाल इस कवक से दोस्ती करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अपन एक दूसरा मिलकर अपना जीवन यापन कर ले तो कैसी बात रहेगी। बोला शैवाल, कवक बोलता है मैं एग्री हूं, मेरे से जो ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो ऑर्गेनिक पदार्थ जो मिलेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन जो मिलेंगे, मैं शैवाल तेरे को दे दूंगा और तू प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट मेरे को दे देना। तो दोनों का भोजन का काम भी बन जाएगा और दोनों की सहजीवन संबंध भी बन जाएगा। ऐसे संबंध में रहना, ऐसी रिलेशनशिप बना के रहना सिम्बायोसिस कहते हैं। ऐसी कंडीशन उसमें कौन रहता है? कवक रहता है। पैरासाइट परजीवी दूसरे जीवित जीव पर
कोई जीवित जीव है, मान लीजिए एक कोई प्लांट है, इस जीवित जीव पर बी क्या है, कवक अपने जीवित जीव पर ही क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कोई पादप है और उस पादप जीवित है और उसी पर अपना जीवन यापन कर रहा है, वो परजीवी कंडीशन कहलाती है, यानी कि ये परजीवी के रूप में भी रह सकता है। बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई सर, कि ये के रूप में सर्वत्र पाए जाने वाले होते हैं, सभी जगह पाए जाने वाले होते हैं, प्राजीवी पर प्राजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो तीन बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि जो चीज हमारे को किस तरीके से टेम्परेली कैसे हमारे को याद हो, कोई की चीज अपन को एग्जाम में हम किस तरीके से उसमें एग्जाम में हम अच्छे से उसको समझा सके, एग्जामिनर को किस तरीके से अपन राइट डाउन करके लिख सके। तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के रखो कि जैसे सामान्य लक्षण में आवास लिखोगे तो आप लिखोगे आवास में कि कवक मुख्य रूप से मर्तजीवी, सहजीवी और परजीवी के रूप में सर्वत्र सभी जगह पाया जाता है, तो एग्जामिनर समझाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। थैलस कैसा बनता है? दूसरा थैलस, जड़, तना तथा पत्ती में अविभेदित संरचना को थैलस कहते हैं। जड़ पर, तने पर या पत्ती पर जो अविभेदित संरचना होती है, देखो यहां पर पत्ती वाले पर आपको व्हाइट व्हाइट संरचना, तंतुनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इस तंतुनुमा संरचना को ही थैलस बोला जाता है। तो ये जड़ में भी विभेदित हो सकता है, रूट वाले पार्ट में भी रह सकता है, लीफ वाले पार्ट पर भी सेल रह सकता है और स्टेम वाले पार्ट पर भी रह सकता है। तो ऐसी कंडीशन के बारे में बात करें, रूट, जड़, स्टेम और लीफ, अविभेदित संरचना को थैलस कहते हैं। कवक थैलस जो प्लाज्मोडियल, अमीबीय, आवासीय, प्लाज्मोडियल, एक कोशिकीय, तंतुनुमा, फिलामेंटन अर्थात कवक जालीय के रूप में होता है, जो पटयुक्त या पटहीन हो सकता है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आप क्या बताने चाह रहे हो ये नहीं समझ में। अब देखो मैं इजी करता हूं लैंग्वेज को, यानी कि कोई भी प्लांट है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो चीज आती है थैलस क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट, कवक किसी पर भी ग्रो करता है, किसी पर भी अपना सर्वाइवल रेस्पॉन्सिबल रहता है, यानी कि वहां पर वो आवास के रूप में रहता है, अपना जीवन यापन करता है, तो एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना को थैलस कहते हैं। और वो प्लांट के किसी भी भाग में रह सकता है, फिलामेंट्स के रूप में, प्लाज्मोडियल रूप में रह सकता है, वो अमीबीय या आवासीय, प्लाज्मोडियम या एक कोशिकीय तंतुनुमा अर्थात कवक जालीय रूप में रह सकता है। रहने की अलग अलग स्थिति है, लेकिन ये जो रह रहा है, अब यहां पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये एक कोशिकीय के रूप में पाया जा रहा है या प्लाज्मोडियम टाइप का पाया जा रहा है, बिल्कुल मिश्रित रूप में पाया जा रहा है, या अमीबीय रूप में पाया जा रहा है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तंतु में अर्थात कवक जालियों के रूप में पाया जाता है, कवक जाली के रूप में, कवक जाल के रूप में यह पाया जाता है। कवक जाल को बोला जाता है माइसेली, अर्थात माइसेली और पटयुक्त और पटयुहीन होता है, जो आगे अपन बात करेंगे। देखो आइए अपन बात करें पोषण के बारे में, और पोषण के बारे में डिस्कस करें तो कवक परपोषित एसओसी होते हैं तथा इनमें अत्यधिक ग्रहण बहुत कम होता है, अंतः ग्रहण बहुत कम होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। कवक परपोषित होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। पहली बात, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरों से अपना भोजन लेता है, और पदार्थों को अवशोषित करने वाला होता है, एब्जॉर्मेटिव, यानी कि एब्जॉर्व कैसे करेगा, यानी कि अवशोषित करने वाला होता है, तथा इनमें अंतःग्रहण बहुत कम होता है, अंदर ग्रहण करने की इनमें क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो एक ही बात रखो, परपोषित होता है, और यहां पे आपको देखो परपोषित के रूप में दूसरों पर निर्भर कर रहा है। ये प्लांट्स का कोई पार्ट है, यहां पे कोई मर्त जीवी है, यहां पर ये ग्रो कर रहा है, तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट है।
दूसरे पे निर्भर हैं, तो ऐसी कंडीशन में, और ये यहां से ही अवशोषी हो रहा है, यानी कि अवशोषी जो भी जितने भी कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं मर्त कार्बनिक पदार्थ में, वहां से ही ये पोषण ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये कैसे हो गया, अवशोषी हो गया और परपोषित हो गया। अवशोषित परपोषित और अवशोषी होते हैं, मुख्य रूप से दूसरे पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं और इनमें अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इनमें अंतःग्रहण बहुत कम पाया जाता है। कोशिका भित्ति के बारे में डिस्कस करें तो कोशिका भित्ति भी एक तरीके से सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पूछी जाती है। अब सर कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कवक की, बिल्कुल हर चीज पढ़ना आपको जरूरी है, हर चीज पढ़ोगे तभी एग्जाम में पढ़ने का अलग ही आनंद आता है। ठीक है, अब देखो हर चीज क्या क्या चीज पढ़ेंगे, एक बार आप इसको आराम से देख लीजिए ताकि आपको यह चीज समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। हां, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु ऊमाइकोटा संघ के कवकों में मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, अपन बात करें अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और परंतु ऊमाइकोटा संघ के कवकों में मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, देखो ये काइटिन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार से आपको इस तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है शानदार तरीके से, और यहां पे देखो, यहां पे सारी चीज आपको अच्छे से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है और यहां पे काइटिन बनी हुई है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनी हुई है, तो ये सारी चीज यहां पर बनी हुई है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि मुख्य रूप से ऊमाइकोटा संघ के जो होते हैं उनकी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जनन के बारे में अगले कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, जनन के बारे में बात करें तो ज्यादातर कवकों में जनन अलैंगिक एसेक्सुअल, ज्यादातर कवकों में जनन, देखो अधिकतर कवकों में जनन एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है सर? एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब सेक्स के दौरान, एसेक्सुअल का मतलब पादप का या किसी भी कवक का, ऐसे मान लो कवक का कोई भी भाग टूटकर उससे एक नई कवक का तैयार हो जाता है, नई कवक बन जाते हैं किसी भी पार्ट से, विखंडन से, द्विविखंडन से, तो वो एसेक्सुअल कहलाता है, जिसमें ना तो मेल का ना तो मेल काम में आता है ना फीमेल काम में आता है, केवल प्लांट का या किसी जीवित जीव का कोई भाग, जैसे अमीबा में द्विविखंडन के द्वारा, तो अमीबा में द्विविखंडन होता है और एक किसी पार्ट में द्विविखंडन होगा और उसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कहां पर लैंगिक एसेक्सुअल विधि के द्वारा भी संपन्न होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट बनकर, दो फीमेल होगा मेल होगा, और सेक्सुअल विधि के द्वारा भी होता है। उसके बाद में केंद्रीय स्थिति के बारे में डिस्कस करें तो न्यूक्लियर स्टेटस जो होता है, न्यूक्लियर स्टेटस कवकों में केंद्र की सुविकसित प्रकार का केंद्रक होता है, सुविकसित प्रकार का होता है, और इसमें अपन डिस्कस करें तो पटहीन कवकों में बहुकेंद्रीय दशा होती है, जबकि पटयुक्त कवकों की कोशिका में एक केंद्रीय या द्विकेंद्रीय बहुकेंद्रीय दशा होती है। न्यूक्लियर स्टेटस का मतलब होता है केंद्रीय स्थिति, कि ये जो कवक होता है इसमें कवक में जो केंद्रक मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। इस केंद्र की क्या स्थिति पाई जाती है? केंद्र के अंदर ही आपको पता है न्यूक्लियर स्टेटस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर स्टेटस का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वहां पर डीएनए आरएनए हो, और डीएनए आरएनए का मतलब जीन हो, क्रोमोसोम हो,
तो ऐसी स्थिति मतलब वो क्या होगी, केंद्र के अंदर ही पाए जाते हैं, वो मुख्य रूप से डीएनए आरएनए केंद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। केंद्र जहां पाया जाएगा, जिस स्थिति में पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लियर स्टेटस कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल का मतलब डीएनए आरएनए या क्रोमोसोम या जीन। तो कवकों में जो न्यूक्लियर स्टेटस है वो कैसी कंडीशन में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। केंद्रक सुविकसित प्रकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर आता है। सुविकसित केंद्र किसमें पाया जाता है? जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है उसमें सुविकसित केंद्रक होता है। कवकों में बहुकेंद्रिक यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियोलेंट पाए जाए दशा होती है। एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक, और ऐसी स्थिति को बहुकेंद्रीय कहते हैं। तो कई कवकों में बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है, जबकि पटयुक्त कवकों की कोशिका में, एक तो कवकों की अभी मैं पटयुक्त और पटहीन कंडीशन बताऊंगा, कैसे थैलस बनता है। एक में पट होता है, एक में पट नहीं होता है। तो वहां पर द्विकेंद्रिकीय या बहुकेंद्रिकीय दशा होती है। तो कई कवकों में जो हम बात करें, जबकि पटयुक्त जो कवक होते हैं वहां पर केंद्रक एक या द्विकेंद्रिक स्थिति पाई जाती है। आगे अपन डिस्कस करें जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करें, तो लाइफ साइकिल भी आपको अच्छे से आ जानी चाहिए कि कवकों का जीवन चक्र सरल सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक होता है। सिंपल से कहां से होता है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि पहले सरल होगा, फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होगा, और इस तरीके से ये स्पोर्स इन्वर्सल हो गए, और इस तरीके से में इस कंडीशन होती है। तो जीवन चक्र आप एक बार देख लेना। आगे अपन डिस्कस करें कवक जाल कैसा होता है, माइसेलियम कैसे बनता है। तो अभी मैं पटयुक्त और पटहीन के बारे में बात कर रहा था, वो चीज अभी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, कवक का थैलस अनेक पतली धागे जैसी नलिकाकार, जो थैलस मैंने बताया था ना अभी, थैलस मैंने बताया था कि वो जड़, तना और अपन बात करें रूट में विभेदित रहता है थैलस। और वो थैलस इस तरीके से प्लाज्मोडियम प्रकार का, अमीबीय प्रकार का, आभासी प्लाज्मोडियल प्रकार का हो सकता है, पटयुक्त और पटहीन हो सकता है। तो ध्यान रखना, एक धागेनुमा संरचना, थैलस अनेक पतली धागेनुमा संरचना, ऐसी धागेनुमा संरचना के रूप में रहती है। पतली पतली धागेनुमा संरचना में जालनुमा संरचना होती है। उस नलिकाकार संरचनाओं को कवक तंतु कहते हैं। ध्यान रखना, उन नलिकाकार जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है, तंतु जैसी नलिकाकार संरचनाएं होते हैं, इन्हें कहते हैं कवक तंतु। इन्हें क्या कहते हैं? कवक तंतु। जब बहुत सारे कवक तंतु इकट्ठे होकर, ये जो छोटे छोटे कवक थे, ये जो जाल तंतुनुमा संरचनाएं थी, ये आपस में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। एक जालनुमा संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसे माइसेलियम या कवक जाल कहते हैं। इसे माइसेलियम या क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। और ये कवक जाल पटहीन और पटयुक्त होते हैं। पटहीन के बारे में अपन बात करें तो देखो, पटयुक्त कवक कौन से होते हैं? इनमें पट पाए जा रहे हैं। देखो, ये रहा पट पाया जा रहा है। देखो, इस तरीके से पाया जा रहा है। देखो, यूं और ऐसी संरचना, मतलब ये पट। तो ये क्या हो गया? पट पाए जा रहे हैं। सारे क्या है? ये पट। तो कवक तंतु कहते हैं जब ये बहुत सारे मिल जाएंगे तो इन्हें कवक जाल कहते हैं। कवक जाल पटहीन और पटहीन, ये रहा बिल्कुल पट नहीं पाया जा रहा है, बिल्कुल केंद्रक पाया जा रहा है। और ये कैसा है? पटहीन। ये पटहीन कवक तंतु है। और ये पटहीन, ये पटयुक्त है। तो ऐसी कंडीशन में अपन बात करें तो पटहीन बिना पट वाला कवक जाल, जिसमें तंतु सारे बहुत सारे केंद्र को उपस्थित होते हैं, ऐसे कवक जाल पटहीन तथा ऐसी अवस्था सैकोष्कीय कहलाती है, जैसे कि ओमाइसीटीज वर्ग में।
कौन से? oomacetes वर्ग के अंदर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें कवक की कोशिका। यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं बता देता हूं, यहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति के बारे में बात करें, कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो यूकेरियोटिक्स होती है। कौन सी होती है? यूकेरियोटिक्स होती है। जो कोशिका भित्ति जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका दैर्घ्य एवं कोशिकांग से मिलकर बनी होती है। इस एक पर्टिकुलर कोशिका के अंदर कवक की कोशिका में सुविकसित केंद्रक होता है और यूकेरियोटिक। क्यों सुविकसित केंद्र क्यों पाया जा रहा है इसमें? सुविकसित केंद्र क्यों पाया जा रहा है इसमें? सुविकसित केंद्र किसमें क्यों पाया जा रहा है? सुविकसित इसमें क्या पाया जा रहा है? केंद्रक। जब इसमें सुविकसित केंद्र इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि ये यूकेरियोटिक्स है। जो कोशिका भित्ति जिसमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी होती है इसमें, कोशिका झिल्ली भी होती है उसमें, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म जो कोशिकांग भी होते हैं। देखो यहां पे आपको स्पष्ट रूप से अपन देखें तो स्पष्ट रूप से देखें, क्या देखें? स्पष्ट रूप से देखें तो स्पष्ट रूप से आपको यहां पर केंद्रक दिखाई दे रहा है, और इस केंद्र के अंदर ये वाला पार्ट आपको केंद्रिका दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? केंद्रिका दिखाई दे रही है। ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? केंद्रिका, और ये केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली चीज, इसको रिक्तिका बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। अब सर इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिक्तिका है वो केंद्र के पास पाई जाती है, ध्यान रखना। दूसरा इसमें कि कंडीशन ये है कि सर ये यूकेरियोटिक सेल है तो इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। छोटी छोटी बारीक कणिकाकार संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। ये एक प्रकार से अपन बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आता है, और यूकेरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आने के कारण हम बात करें तो ये जो है एक प्रकार से राइबोसोम है, और ये 80S प्रकार का राइबोसोम है। 80S प्रकार का राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ध्यान रखना, इसमें क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि यदि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग पाया जाता है, और जिसे मीजोसोम कहते हैं। जबकि हम बात करें कवक के बारे में तो कवक एक क्या है? यूकेरियोटिक्स। जब यूकेरियोटिक्स है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और यह श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। रेस्पिरेशन साइट के रूप में अपन बात करें तो यह काम करता है उस कवक की कोशिकाओं में। इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? कोशिका भित्ति, सेल वॉल भी पाई जाती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ऐसी कंडीशन में सेल वॉल जब प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, तो यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये कोशिका भित्ति बनी होती है, अपन बात करें काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और oomacetes वर्ग के अंदर ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद में अपन बात करें अंतःपर्दवी जालिका, कोशिका दैर्घ्य। अंतःपर्दवी जालिका इस तरीके से, इसमें अंतःपर्दवी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। और हम बात करें लिपिड के कण पाए जाते हैं। लिपिड के कण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? लिपिड के कण पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो फंगल सेल्स हैं, जो कोशिका है, एक कवक कोशिका है, वो इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, और इस तरीके से आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात करें, आगे वाली स्लाइड के अंदर देखें
कि कोशिका दरों में विभिन्न कोशिकांग जैसे केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, राइबोसोम, रसदानी, लाइसोसोम, वेसिकल, स्फुटिका, जालिका इत्यादि उपस्थित होते हैं। यानी कि कोशिका दरों भी रहता है, उसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रिका भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, अंतःपर्दवी जालिका भी होता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, 80 प्रकार के राइबोसोम, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं, और जालिका यानी कि अपन डिक्टियोसोम यानी कि एक प्रकार से गोल्जी काय, पादपों में पाए जाने वाले गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। जबकि कवक एक प्रकार से पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो एक प्रकार से पादप की जैसे ग्रो हो रहा है, आपको स्लाइड में दिख रहा है। रासायनिक रूप से कवक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि उपस्थित होते हैं। रासायनिक रूप से कवक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि के रूप में उपस्थित होती है। कोशिका दरों में 80S तथा माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कोशिका दरों में 80S तथा माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। कोशिका में ग्लाइकोजन, वसा तेलों और भोज्य पदार्थों के रूप में संचित रहता है। कोशिका में ग्लाइकोजन जो होता है, कोशिका में ग्लाइकोजन, वसा तेलों, भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहता है। यानी कि जो भोज्य पदार्थ के रूप में जो संचित रहता है, एक तो ग्लाइकोजन रहता है और एक वसा तेलों के रूप में ये रहता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछी जाती है ये वाली बात। आगे नेक्स्ट बात करें अपन कवकों में पोषण की विधियां, कवकों में पोषण की विधियों के बारे में डिस्कस करें। पराणहरित न होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर सकते। यदि पराणहरित होता, क्लोरोफिल होता, तो अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। लेकिन इनके साथ एक भगवान ने बहुत बड़ी घटना कर दी कि इन्होंने क्लोरोफिल नहीं दिया, और क्लोरोफिल ना देने की वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यदि क्लोरोफिल होता तो प्रकाश संश्लेषण कर लेते। अरे एक प्रकार से तो पादप भी तो है ये, अरे एक प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, प्लांट के रूप में उग रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से ये ग्रोथ करते हैं, तो एक प्रकार से तो हैं। इनकी अलग अलग जातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसलिए अपना भोजन दूसरों पर डिपेंड पे रहते हैं और दूसरों पर अपना जीवन चक्र चलाते हैं, दूसरों पर ग्रोथ करते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम बात करें तो अपना भोजन स्वयं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाने के कारण अपना भोजन ये क्या नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं संश्लेषित कर सकते, तो दूसरों स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ये परपोषित कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? ये परपोषित कहलाते हैं। कवक घुलनशील पदार्थों का अवशोषण कवक जाल, भित्ति और कवक झिल्ली अथवा कुछ कवकों में चूसांगकों के द्वारा अवशोषित करते हैं। कवकों में चूसांगकों के द्वारा अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा अवशोषित करते हैं? चूसांगकों के द्वारा अवशोषित करते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे, और ये कंप्लीट चीज अपन आगे डिस्कस करेंगे कि पोषण के प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 भागों में बांटा गया है। पोषण की प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भाग कौन से हैं? एक तो परजीवी हैं, एक मर्तजीवी हैं, एक सहजीवी हैं। सहजीवी मिलजुल कर जीवन यापन करने वाले, मिलजुल जीवन यापन करने वाले। कौन से? मिलजुल कर अपन बात करें तो ये जीवन यापन करने वाले होते हैं। मिलजुल कर जीवन यापन करने वाले वो कैसे कह? मर्तजीवी मरे हुए पदार्थों पर। और देखो यहां पे दिखाई दे रहा है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है? जीवित जीवों से भोजन लेना। जीवित जीवों से भोजन लेने का मतलब दूसरों पर जीवित, जो दूसरा जीवित है उससे अपना भोजन लेना क्या कहलाता है?
दूसरों से अपना भोजन ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है। मर्तजीवी कौन सा होता है? मर्तजीवी के बारे में बात करें, मर्त पदार्थों से भोजन लेना, मर्त पदार्थों से भोजन लेना। सहजीवी कौन सा होता है? मिलजुल कर जीवन यापन करना, मिलजुल कर जीवन यापन करना। अविकल्पी परजीवी कौन सा होता है? ओब्लिकेट पैरासाइट्स कौन से होते हैं? इसके बाद में इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है परजीवी को। एक तो अविकल्पी परजीवी होता है, एक विकल्पी मर्तजीवी होता है और एक विकल्पी परजीवी होता है। 3 कंडीशन इसमें पाई जा रही है। तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। जीवित जीवों से भोजन लेना, मर्त पदार्थों से भोजन लेना, मिलजुल कर जीवन यापन करना, ये तीनों कंडीशन है और तीनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तीनों कंडीशन आपको क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। तीनों कंडीशन आपको क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करें सहजीवी के रूप में कौन सी कंडीशन में ये पाए जाते हैं? सहजीवी के रूप में, और सहजीवी के रूप में ये लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं और माइकोराइजा के रूप में पाए जाते हैं। लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं और माइकोराइजा के रूप में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको ये सारणी समझ में आ जानी चाहिए, ये मुख्य रूप से सारणी समझ में आ जानी चाहिए। ये मुख्य रूप से आपको क्या आ जानी चाहिए? सारणी समझ में आ जानी चाहिए। और ये जो सारणी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से ये कवकों के पोषण के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे अपन कवकों के पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे और कवकों के पोषण के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।